हाँ मैं चांद निकल गई दैया रे, अंग पे ऐसे चाल पड़े, तेज था छौका का करूं, सी सी करती, सी करती मैं मरूं। हंस जैसे होता है ना, अब तो बहुत अच्छी चीज़ मानते हैं ना, बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि हंस आपकी आवाज़ में नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अलग लगी, उन्हें लगा कि नहीं इसमें पोटेंशियल है, और मैं बहुत ब्लेस्ड ऐसे फील कर रही थी, क्योंकि ना हम बहुत तरसते हैं उनसे मेंटर होने के लिए, क्योंकि वही होते हैं जो हमारे ऑडिशंस लेते हैं, और हम देखते रहते हैं ना कि हम यही हमको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो अब इस बार इन्होंने सेलेक्ट किया, कुछ तो उन्होंने देखा होगा कि इस बार सेलेक्ट कर लिया। मम्मा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। हेलो एवरीवन, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं गौरी मल्होत्रा, आपकी अपनी कम्युनिटी मेंबर, और मेरे इस शो क्रिएटिव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हर हफ्ते मैं आपकी मुलाकात कराती हूं एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में महारत हासिल की होती है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं खुद भी एक म्यूजिशियन हूँ, तो संगीत के साथ मेरा कहीं ना कहीं झुकाव है और कहीं ना कहीं एक रिश्ता सा जुड़ा हुआ है। और ये सब मैं आपको आज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट है वो बहुत ही स्पेशल है, बिकॉज वो एक बहुत ही अमेजिंग सिंगर हैं और संगीत की दुनिया का एक उभरता हुआ सितारा है। और आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि हमारे अपने शहर फरीदाबाद की ही बेटी हैं और फरीदाबाद की आन बान और शान है। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम ही है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे नायाब अवार्ड्स और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के टाइटल अपने काबू में किए हैं, यहाँ तक के उन पर जीत हासिल की है, जीत का परचम लहराया है। जैसे कि वॉइस ऑफ दिल्ली एनसीआर, जयपुर आइडल, IIMA अवार्ड फॉर बेस्ट सूफी सॉन्ग। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा संगीत का रियलिटी शो जो संगीत का महाकुंभ कहलाता है, इंडियन आइडल जैसे शो में इन्होंने टॉप 6 में अपनी जगह बनाई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ आद्या मिश्रा जी की, जो हमारे अपने फरीदाबाद शहर की ही हैं, और श्रेया घोषाल जैसे जजेस की तो ये बहुत ही फेवरेट रही हैं। तो आइए साथियों, मिलकर स्वागत करते हैं हमारी आज की गेस्ट आद्या मिश्रा जी का। बहुत बहुत स्वागत है आद्या आपका आज हमारे शो क्रिएटिव मंच में। थैंक यू सो मच गौरी मैम, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सब ने मुझे आज बुलाया है और आपने इतने अच्छे वर्ड्स मेरे लिए बोले हैं, और मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मानव रचना इज़ वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स इन आवर सिटी, एंड वहाँ आपने मुझे बुलाया है, तो मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच आद्या, ये तो आपका मैं कहूँगी बड़प्पन है जो आपको इतना अच्छा लग रहा है। आद्या, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि आपकी संगीत की जर्नी कैसे और कब शुरू हुई, हमें इसके बारे में बताइए। तो बेसिकली मेरा भाई है, तो वो बहुत म्यूज़िक में है, मतलब वो उसकी बहुत हॉबी थी तो वो बहुत गाता बजाता सब था, तो उसने म्यूज़िक क्लासेस ज्वाइन करी थी। उस टाइम पे मैं 6 साल की रही हूँगी। ओके। तो अब वो होता ही है कि बड़ा भाई गया है तो मैं भी जाऊंगी साथ साथ। जी, ये तो है। तो वो जो सीखता था वो आके हमें सुनाता था, तो मैं थोड़ा थोड़ा याद रखती थी कि इसने क्या किया मैं भी करूँगी। फिर एक दो बार मैं उसके साथ भी चली गई, तो मैं उसके साथ गई थी एक बार, तो उन्होंने कुछ तो गाने के लिए कहा था, एक पलटा था, वो गाने के लिए कहा था, तो मुझे याद था कि इसने तो घर में बहुत सुनाया है, तो मैंने वो सुना दिया उधर। उन्होंने बोला नहीं था मुझे कि मैं सीखती तो थी नहीं, तो उनको बड़ा अच्छा लगा और उनको भी ऐसे आवाज़ अलग लगी, उन्हें लगा कि नहीं इसमें पोटेंशियल है, तो उन्होंने भी पिच किया कि इसको भी सिखाना चाहिए, और मैंने भी बोला कि मुझे भी सीखना है। तो व्हेन आई वाज 7-8 इयर्स ओल्ड, वहाँ से फिर मैंने सीखना शुरू किया। ओके। तो आद्या, पहला पल या पहला वो कौन सा ऐसा स्टेज था जब आपको लगा कि भाई मुझे म्यूजिक सीखना ही है अब? तो पहला स्टेज मैं कहूँगी जब मुझे वॉइस ऑफ दिल्ली एनसीआर जो 2019 में मैं जब जीती थी, वो मेरे लिए एक पॉइंट था कि मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे करना है, क्योंकि उससे पहले ना एक श्योरिटी नहीं थी मुझे कि हो पाएगा मुझसे, क्योंकि म्यूज़िक फील्ड बहुत मुश्किल है। इंटर कोई करे तो बहुत मुश्किल है, तो मुझे यकीन नहीं था खुद पे, बट जब मैंने वो जीता तब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं, म्यूजिक में जाना है, मुझे उसी में जाना है।
और फिर वहाँ से फिर मेरी जर्नी मैं कहूँगी एक नए इंसान के रूप में शुरू हुई है, क्योंकि आपके माइंड में जब आ जाता है ना कि नहीं नहीं मुझे यही करना है, तब आप अलग बन जाते हो थोड़े। तो मैं कहूँगी कि जब मैं वो जीती थी शो तब हुआ था वो turning अच्छा point। अच्छा। तो जैसे आपने बताया कि आपने बहुत छोटी उम्र से सीखना शुरू कर दिया, तो इसमें आपके पेरेंट्स का क्या योगदान रहा? मतलब जब उन्होंने आपके ब्रदर को सिखाना शुरू किया, आफ्टर दैट ब्रदर ने तो म्यूजिक छोड़ दिया, आपने शुरू कर दिया, तो मम्मी पापा का क्या कहना था कि हाँ चलो ठीक है आद्या को इसमें आगे कंटिन्यू कराते हैं? और दूसरा एक मेरा सवाल इसके साथ ये भी रहेगा कि गुरु कौन रहे आपके बचपन से जिनसे आपने अपने संगीत की शिक्षा ली? तो सबसे पहले तो जो पेरेंट्स का क्वेश्चन था उस जी। पे, तो मेरे पेरेंट्स में से तो किसी को भी नहीं था कि अरे ये तो हॉबी है इनकी, अच्छा। मतलब ये इसमें करियर बनाएंगे, वो किसी का भी नहीं था। ओके। तो बट उन्होंने सिखाया कि इनको पसंद है तो इनको सीखना चाहिए, बट मम्मी को कहीं ना कहीं था कि नहीं इसकी आवाज़ अलग है, तो वो माँ को हो जाता है, रहता ही है। तो जब वॉइस ऑफ दिल्ली एनसीआर जीता था ना मैंने, वो ही पॉइंट पे मेरे पेरेंट्स कन्विंस थे, मतलब एक पेरेंट्स को भी दिलासा देना होता है कि नहीं हम कर सकते हैं इसमें। तो पापा को तो बिल्कुल भी नहीं लगता था कि हाँ इसमें करियर हो पाएगा, बट मम्मी लगी रहती थी, मुझे ऑडिशन में भी मम्मी ही लेके जाती थी जितने ऑडिशन है। पापा अच्छा। को ऐसा था कि वो सपोर्ट तो हमेशा करते थे, लेकिन उन्हें ऐसे होता है ना कि यकीन नहीं था उन्हें भी कि इसमें कर सकते हैं हम। बट वो जीतने के बाद दोनों मेरे पेरेंट्स हो गए कि नहीं नहीं म्यूजिक में तुम करो, अच्छा है तुम्हारे मतलब लिए। उन्हें लगा होगा कि कुछ लगा कि इसमें नहीं, कर अचीव सकती किया है। है तो इसमें ये आगे बढ़ सकती है। करेक्ट, आगे बढ़ सकती है। तो बट मैं कहूँगी कि मेरी मम्मी ने बहुत बहुत ज़्यादा बहुत सपोर्ट किया है, हम्म। क्योंकि ये ऐसी फील्ड है ना जिसमें बहुत लोग आते नहीं हैं, बिल्कुल। और उसमें अगर आपका एक पेरेंट लगा हुआ है आपके पीछे, आपको ले जा रहा है हर जगह रिजेक्ट होने के बावजूद, तो फिर वो पेरेंट का ही पूरा, मैं तो कहूँगी कि मेरी बिल्कुल मम्मी पे उनका ही है सहयोग। पूरा। क्योंकि यहाँ पर ये भी चीज है कि इतने ऑडिशंस होते हैं, हर कोई Correct. पेरेंट नहीं जा पाते अपने बच्चों के नहीं साथ। ले जाते। हाँ। ऊपर से वो बहुत सारे, तो सबसे पहले चीज़ों से लड़ना पड़ता है आपको। हाँ हो पाएगा नहीं, बिल्कुल। आप नहीं जानते किसी को इस फील्ड में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन्हें एक डर भी रहता है कि क्योंकि एक प्रॉमिसिंग करियर नहीं है ये, कि आपका ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे सिंगर बनोगे, आपकी बहुत अच्छी इनकम होगी। जी। उसके बाद भी अगर आपका पेरेंट आपको सपोर्ट कर रहा है तो हैट्स ऑफ है। तो मेरी मम्मी ने शुरुआत में से ही किया है, पापा ने तो अब शुरू कर दिया, बट शुरुआत से मम्मी ने ज़्यादा किया है। और शिक्षा की बात हो तो मैंने शुरुआत के 8 साल अमित पांडे सर हैं उनसे सीखा है। मेरा भाई भी उन्हीं से सीखता था। अच्छा। एंड देन आफ्टर दैट मैंने 2 साल क्षितिज माथुर सर हैं दिल्ली में, मैंने उनसे सीखा है। उसके बाद तो इंडियन आइडल में हो गया था सिलेक्शन। सो आद्या, जैसे आपने अभी अपने पेरेंट्स के बारे में बताया, अपने गुरुजी के बारे में बताया, तो आपको कोई ऐसी बात जो अपने गुरु की दी हुई शिक्षा जो आपको याद रहती हो हर पल, स्टेज पर जाने से पहले कुछ ऐसे टिप्स हो, पॉइंट्स हो जिस बात को आप हमेशा याद रखती हैं, चाहे वो पेरेंट्स का ही कुछ ऐसा मैसेज हो, कुछ उनकी सलाह हो कि आद्या को ये फॉलो करना है और वो उसे हमेशा वो याद रहती है, तो वो क्या चीज़ है? जो सबसे मेन बात जो रहती थी ना, वो मैं कहूँगी मेरा ना थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखता होगा कि बहुत है, बट अंदर अंदर उतना नहीं था। तो मैं प्रैक्टिस बहुत करती थी, बहुत करती हूँ। स्टेज पे जाते ही कॉन्फिडेंस से वो थोड़ा गड़बड़ हुआ था। मुझे इतना पता है कि मैंने कुछ गलत वो नहीं किया है, वो मेरे कॉन्फिडेंस की वजह से हिल गया है मेरा। तो वो जो मुझे याद है वो यही रहता था कि किसी से डरना नहीं है, जो आपके सामने है वो आपको सुनने के लिए आए हैं जी। तो आपको उस पल पे सिर्फ ये सोचना है कि आप यहाँ एज अ सिंगर आए हो, आप अपनी परफॉर्मेंस पेश करने आए हो। तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए उस टाइम पे, कुछ आपको सोचते नहीं होना चाहिए उस टाइम पे कि मैं, आपके दिमाग में 100 थॉट्स चल रहे हैं, ये चल रहा है। तो वही बात याद आती थी कि शांत। और अच्छा आद्या, एक आपका मैं मेन चीज, अब जैसे इंडियन आइडल तो मेन रहा ही है आपकी लाइफ में, एक जो उड़ान मिली है वो शायद उसी से ही मिली है। तो ये जो इंडियन आइडल का ऑडिशन राउंड था, ये आपका बड़ा वायरल हुआ फोन वाला, तो इसके पीछे की क्या स्टोरी है, ये तो हम जरूर आपसे आज सुनना चाहेंगे। तो बेसिकली जो ऑडिशंस हैं वो मुंबई में हो रहे थे, दिल्ली के हो चुके थे, बट फिर मुंबई में मेन ऑडिशन जो टीवी राउंड था वो था। तो मेरी जो फ्लाइट थी वो लास्ट मोमेंट पे मुझसे छूट गई थी फॉर
ट्रैफिक, बिकॉज फरीदाबाद और दिल्ली का एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा बहुत डिफरेंस ज्यादा। है, तो वो छूट गई थी। एंड देन वो एक होता है ना कि आपके हाथ से मौका जा रहा है, तो उस टाइम पे मैंने यही सोचा कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैं श्रेया मैम को बहुत फॉलो करती हूँ, ओके। तो उनके पोस्ट पे कमेंट वगैरह लाइक वगैरह मैं कंटिन्यूस करती हूँ, तो मैंने सोचा कि वही मैं एक डीएम कर देती हूँ, बाय चांस किस्मत अच्छी हो तो कन्वे मैं कर दूंगी उनके जो हमारे साथ जो टीम रहती थी, बेसिकली जो ऑडिशंस के टाइम रहते हैं जिनसे आप कांटेक्ट करते हो, जो ऑडिशन क्रू मेंबर्स होते हैं जो, मैंने उनको ऐसे मैसेज कर दिया था, मुझे कोई होप नहीं थी कि वो देखेंगे कि मैं लेट हो रही हूँ, मैंने श्रेया मैम को एक डीएम कर दिया, अगर हो सके तो आप कन्वे कर दो, वो सुन ले और मुझे सिलेक्ट कर ले, कुछ तो हो जाए। तो उन्होंने कन्वे कर दिया उनको, तो उन्होंने अपने डीएम्स चेक किए और फिर उसमें मेरा डीएम शुरुआत में ही था क्योंकि मैंने उसी टाइम भेजा था। एंड देन वो फिर मैं पहुंची, उतने में ही मेरा हो गया ऑडिशन, तब इट वाज अ मैटर ऑफ लक, आई से लक, और मतलब किस्मत की ही बात थी वो, अगर नहीं देखते हो, क्योंकि इतने हजारों उनको डीएम आते हैं, किसी के कहने पे कोई डीएम देख ले तो होता नहीं है। बिल्कुल, और कभी कभी तो मतलब वो तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी बहुत हैं, बड़े तो वो celebrity क्या हैं। अपना फोन चेक करते हैं, क्या है, इतने Exactly. बिजी रहते हैं। सो चलिए, कहा जाए तो आपका दिन था उस दिन, आपका लक दिन ने था। आपका साथ दिया, तो इसीलिए आज हमारे साथ आद्या मिश्रा जी बैठी हुई हैं। ओके, सो आद्या, मैंने आपके इंटरव्यूज में और आपके जो भी पॉडकास्ट देखे हैं उसमें मैंने एक नाम बहुत ही फ्रिक्वेंटली सुना है, वो नाम है नीरज कालकर सर का। तो इनके साथ आपका क्या बॉन्ड है, आप उन्हें क्या अपना मेंटोर मानती हैं, किस तरीके से इनसे आप जुड़ी हैं, और सर की क्या अहमियत है आपकी लाइफ में, ये भी आप हमें बताइए। तो मतलब ये नाम, ये जो भी इंसान है मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब नीरज सर से मैं आइडल में ही मिली थी, तो वो हमें मेंटर करते थे, जो जो भी राउंड्स होते हैं उसमें जो एक मेंटर होते हैं वो हमारे मेंटर थे, तो वहाँ मैं उनसे मिली थी और मैं बहुत ब्लेस्ड ऐसे फील कर रही थी, क्योंकि ना हम बहुत तरसते हैं उनसे मेंटर होने के लिए, क्योंकि वही होते हैं जो हमारे ऑडिशंस लेते हैं, और हम देखते रहते हैं ना कि हम यही हमको रिजेक्ट कर रहे हैं, अब इस बार इन्होंने सेलेक्ट किया, कुछ तो उन्होंने देखा होगा कि इस बार सेलेक्ट कर लिया, तो हम लोग बहुत बहुत वैसे रहते हैं कि हमें आपसे सीखना है, हम, क्योंकि उनके पास जेन्युइनली बहुत टिप्स होते हैं, बहुत अच्छे, और बहुत अच्छा रियाज वो कराते हैं। अच्छा। तो ये नेम और ये पर्सन मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे पूरा चेंज कर दिया फ्रॉम द आद्या दैट आई वॉज, एंड जो आद्या मैं अब हूँ उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मैं आपको बताऊँगी आगे क्यों, बट क्योंकि वो हमारे मेंटर थे ड्यूरिंग द होल शो, जो जब सिलेक्ट हो जाते हैं बच्चे तो उनको वो मेंटर करते हैं, गाने जो भी होते हैं ना, तो एक तो मैं उनसे बहुत समय से ना चाहती थी कि उनसे मैं मिल भी पाऊँ, बात कर पाऊँ दो शब्द, क्योंकि वही जो ऑडिशंस होते हैं ग्राउंड लेवल पे, उसमें जो बच्चों को सिलेक्ट और रिजेक्ट करना होता है वो वही करते हैं, मैं, मेरे लिए तो मेन जज वही है, जो भी है, मतलब मैं मेनली उनके लिए हम लोग जाते हैं कि हम थोड़ा सिलेक्ट हो तो थोड़ा उनसे जान पाए कि क्या नज़रिया है म्यूज़िक को लेके, तो मैं उनसे हमेशा रिजेक्ट होती हूँ या वो होता है, तो इस बार सिलेक्ट हुई थी तो वो होता है ना कि अरे इन्होंने हमें इस बार रिजेक्ट किया है, अब सिलेक्ट किया तो कुछ तो होगा, इनसे हम जानते हैं, तो एज अ मेंटोर एंड स्टूडेंट ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। अच्छा। एंड मैं आपको बताऊँ, उनका नज़रिया संगीत को लेके इतना अच्छा, इतना पक्का है ना, मतलब मेरा पूरा चेंज हो गया, मुझे मतलब मुझे ऐसा लगा मैं म्यूजिक को जान ही नहीं पाई आज तक अपनी जिंदगी में, जैसा इन्होंने बताया है, तब मैं तो म्यूजिक से मिली नहीं हूँ, जैसा म्यूजिक ये बता रहे हैं ऐसा म्यूजिक ना कोई करता है ना मैं मिली हूँ, मतलब पूरा मैं शॉक हो गई थी, म्यूजिक के लिए नजरिया आपका चेंज हो गया, बिल्कुल पूरा चेंज हो गया, और कितने सारे टिप्स, गाना है आपके पास, गाना आपका बेबी है, आप उसको कैसे क्या खिला रहे हो, कैसे उसको पाल रहे हो ना, उससे आपका आउटपुट आता है, तो वो नज़रिया देना गाने के पीछे, जो भी गाना मिल रहा है, अभी नॉर्मली हम करेंगे तो एक गाना है याद करा सुना दिया, उसके पीछे कोई प्रोसेस नहीं होता, अब अगर आप मुझे बोलोगे ना उसके पीछे इतने प्रोसेस है, मैं उस गाने को जीऊंगी पहले तब मैं परफॉर्म करूंगी आपके सामने, तो इतना कुछ हमने सीखा ना उनसे
तो वो मेंटोर स्टूडेंट से थोड़ा एज अ फादर भी मैं उनको देखने लगी. मैंने उनको बोला भी कि मैं आपको एज अ फादर फिगर मानती हूँ. एंड आज अब मैं उनको ताता बुलाती हूँ. तो ताता मतलब पापा ही होता है संस्कृत में. एंड मैं उनको अपना फादर, सेकंड फादर मैं उन्हें मानती हूँ. मैंने आपकी एक इंस्टाग्राम पोस्ट ही देखी थी फादर्स डे की, आई गेस. हाँ. उसमें आपने मेंशन किया हुआ था, दैट्स व्हाई मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा. करेक्ट. तो उनको मैं सेकंड फादर मानती हूँ, गुरु तो मैं मानती हूँ. मतलब फिर आफ्टर इंडियन आइडल मैं उनकी ही गाइडेंस के अंडर हूँ. मैं उनसे जो भी मुझे हेल्प चाहिए होती है वो पूरा मतलब वो करती हूँ. आपको कदम कदम पे गाइड कदम कदम पे गाइड करते हैं. मैं और पूरा मेरा जो रूटीन है, रियाज है, मैं सब वो सब उन्होंने मुझे बताया है कैसे अच्छा. करना है. मैं पूरा वही फॉलो करती हूँ. तो जो उन्होंने रियाज बताया. की आपने जैसे बात की, तो आप किस तरीके से अपना रियाज करते हो? मतलब क्या टाइमिंग्स रहते हैं, और जनरली लोगों को कैसे रियाज करना चाहिए? क्योंकि म्यूजिक में तो कहा जाता है कि अगर प्रैक्टिस करोगे, रियाज करोगे, तभी आवाज निखरती है. तो आप Correct. थोड़ा इसके बारे में बताओ, और सर ने आपको क्या गाइड किया है, नीरज सर ने, वो भी Correct. हमें बताओ. तो रियाज की जहाँ तक बात है, तो रियाज के बिना तो है ही नहीं हम बिल्कुल. कुछ. ठीक है, हम कुछ भी एकदम टॉप बन जाए. लता जी भी लता जी इसलिए थी क्योंकि वो रोज रियाज करती थी उस एज पे भी जी. जब हुआ. एंड पहले तो ऐसा था आइडल से पहले कि 1 घंटे किया रियाज, 2 घंटे किया, किसी किसी दिन नहीं किया, कि वो सीरियसनेस नहीं है ना. हाँ. वो म्यूजिक को लेके वो ही नहीं है, एक नजरिया ही नहीं है. तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं उनसे मिली तो मेरा पूरा चेंज हुआ. अब मैं ऐसी थी जो मैं 4 बजे सोने जाती हूँ सुबह. अच्छा. अब मैं 4 बजे उठती हूँ सुबह. अच्छा. 4 बजे मैं 4 या 3:30 उठती हूँ. ब्रह्म मुहूर्त में मैं पूरा रियाज करती तो हूँ. आप सोते कितने बजे हो? सोना 9 बजे होता है. अच्छा. कभी कभी हल्का लेट हो Okay. जाता है, बट 9 बजे के बाद तो फिर पॉइंट नहीं है ना, क्योंकि 9 बजे से 3.5 6.5 घंटे का वो है. 6.5 घंटे अच्छी नींद हो जाती है. अच्छा. नहाओ, ब्रश करो, अपना सब कुछ करो, एंड फिर पूजा और रियाज दोनों साथ में होता है. क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त है तो उठने का मेनली ये है कि वो उस टाइम पे एनर्जीज बहुत हाई होती है. एनर्जी का कॉन्सेप्ट उन्होंने मुझे सिखाया है. ओके. सब उन्होंने ना संस्कार भी दिए हैं बहुत. मैं ये बात बताना चाहूंगी कि इसीलिए मैंने बोला कि मैं आद्या जो थी उससे मैं बहुत डिफरेंट हूँ. बिल्कुल अब क्योंकि चेंज हो गए. भगवान में भी मन लगता है. भगवान जी की जो इम्पोर्टेंस है ना वो भी मुझे उन्होंने सिखाई. हम लोग क्योंकि इतना नहीं करते थे. अब तो मैं भगवान जी से बात करती हूँ नॉर्मली. तो रियाज और पूजा दोनों साथ में सुबह सुबह मैं करती हूँ. उसके बाद आपको दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे रियाज करना ही चाहिए. उसके बिना वो हो जाता है ऐसे ना, सुनने में बड़ा लगता है कि 6 से 8 घंटे. आप स्कूल जाते हो, आप 8 घंटे स्कूल जाते हो, ऑफिस जाते हो 8 घंटे, तो ऑफिस जाते ही हो. तो यहाँ भी वही है. आप ऐसा नहीं है कि 8 घंटे लगातार गाते रहो. 2 घंटे आपने किया, एक सिटिंग में 2 घंटे निकलते हैं आराम से. थोड़ा ब्रेक लिया, थोड़ा रेस्ट दिया. वॉइस रेस्ट देना भी उतना ही ज़रूरी है. तो ये सब कुछ मुझे उन्होंने ही सिखाया है. इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं था कैसे रियाज करते हैं, कहाँ करते हैं. तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना दिमाग में, स्पेशली एक ऐसे इंसान को जिसका कोई ऐसा नोन ही नहीं है जो म्यूजिक में है. उसे बड़ी दिक्कत कोई होती है. बैकग्राउंड ही नहीं है जो गाइड कर सके. और मेरी आवाज़ बहुत अच्छी करी उन्होंने. मतलब मेरा मुंह ही नहीं खुलता था, मैं सच बताऊं तो. अच्छा. आवाज आ रही है पर मुंह नहीं खुलता. ऐसे बहुत लोगों के साथ दिक्कत होती है. लोग ना बस टोक देते हैं आपको, हाँ. आपका मुंह नहीं खुल रहा, पर कोई ठीक नहीं कोई करता. समझाता नहीं है. कोई ठीक, उन्होंने लग के ठीक कराया उसे. अच्छा. जबकि वो उनका काम नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. उनका काम है मेंटर करना. लेकिन वो अपने काम के अलावा आके हमारे साथ इतना टाइम बिताते थे ना, एज अ पूरा अच्छे से एज अ म्यूजिशियन. बहुत हमने बहुत सीखा है उनसे. मतलब मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आइडल से जो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने ली है ना, वो मैं यही कहूँगी कि उनसे मुझे सीखने का मौका मिला. वो मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग. और उनसे आपका एक कनेक्शन बना, Connection इतना अच्छा बना. बॉन्ड बना कि आप अभी भी उनकी Correct. अगर हेल्प लेना चाहे, आप कभी भी उन्हें कॉल कर सकते हो, कभी भी, उनसे सजेशंस मांग सकते हो. कभी भी. सो आदे, जैसे आपने अभी नीरज सर का जिक्र किया यहाँ पर कि आपको बहुत गाइड किया है सर ने, रियाज के प्रति भी काफ़ी चीज़ें समझाई हैं. तो आपकी वॉइस बहुत हस्की वॉइस है, अभी भी मैंने जैसे हमने बात की. तो इसको कैसे आप मेंटेन कैसे रख पाती हैं? मतलब एक वो होता है ना, वॉइस टेक्सचर खराब नहीं होना चाहिए. तो किस तरीके का रियाज आप करते हैं? क्योंकि डेफिनेटली बहुत से लोग आज ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं
और देख भी रहे हैं, तो क्या गाइड करेंगे आप? कुछ म्यूजिक के जो लोग हैं, म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो अपनी आवाज को कैसे निखार सकते हैं? तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहले से पूरे इसका आंसर देने से पहले मैं ये बोलूँगी कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ओके। अपने आप को लेके, क्योंकि सबको पता है कि वो क्या कितने पानी में कि है, कैसा गाते हैं। तो कैसा गाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये मुझे उन्होंने ही सिखाया है कि हस्क जैसे होता है ना, अब तो बहुत अच्छी चीज़ मानते हैं ना, पर ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि हस्क आपकी आवाज़ में नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि आप देखिए, जब कोई बच्चा कोई भी पैदा होता है, किसी की आवाज़ हस्की नहीं होती। बिल्कुल। ये हमारी आदतों की वजह से ऐसा हो जाता है। बाहर का खाना, अच्छा। ठंडा खाना, ओके। आपके बॉडी को जो सूट नहीं कर रहा कंटिन्यूअसली वो खाना, बात करने का टोन, तो बात करने का टोन और गाने का टोन सेम होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो धीरे धीरे, गा रहे हो बहुत तेज, कुछ उसका वो ही नहीं है, मतलब मैच ही नहीं है। या फिर आप बहुत, एक टोन की बात होती है, बहुत पतला बोल रहे हो, एकदम से बहुत मोटा गा रहे हो, तो वो आप अनजाने अनजाने में ही, पर वो सही चीज़ नहीं है। और हस्क भी फिर इसी चीज़ों की वजह से आता है। तो जब मैं आइडल में आई थी ना, तब तो मेरी आवाज़ में बहुत हस्क था। तब अब मैं ये बोलूँगी कि जो गाने में आप गा सकती हूँ, शायद मैं उस समय गा भी नहीं सकती थी, इतना हस्क था। अच्छा। तो ये सब कुछ उन्होंने मुझे ठीक कराया है, तो बैठ के लग के उन्होंने मेरा हस्क पे काम किया। और अब मैं कहूँगी कि 70% हस्क रिड्यूस हो गया मेरी वॉइस से। तो क्लैरिटी होती है ना जो आवाज़ में, वो आई है अब जाके थोड़ी, क्योंकि उस टाइम तो बहुत ज़्यादा हस्क था। और आजकल बहुत हस्क को बहुत ये अच्छा दिया और जा रहा डिफरेंट है, माना जा रहा है, और लोग बिल्कुल। जानबूझ के गा रहे हैं। नहीं, मत करो, मतलब अच्छा। क्लियर होनी चाहिए आपकी आवाज़। मैं कहूँगी कि मतलब टेक्सचर की बात नहीं कर रही हूँ मैं सिर्फ टोन की बात कर रही हूँ। टेक्सचर हस्क से डिफाइन नहीं होता। टेक्सचर आपका मोटा पतला ये हो सकता है, पर हस्की ऐसा कुछ टेक्सचर नहीं होता। तो जो भी मैं यही टिप दूंगी कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपकी आवाज़ ऐसी है वैसी है। लोग भले आपको बोले बहुत अच्छा गाते हो, मुझे तो सब कोई बोलता है आप बहुत अच्छा गाते हो, पर मुझे पता है कि मेरे ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्या मुझे किस चीज़ पे काम करना है। तो और जो टिप्स की मैं ये बात कहूँगी कि प्लीज़ अपनी आवाज़ का ध्यान रखो। मतलब सोना आपका अच्छा होना चाहिए, आपको अच्छा टाइम पे सो जाओ, प्रैक्टिस करो। और सबसे बड़ी बात कि आप बोलने पे ध्यान रखो। आप जितना अच्छा बोलोगे उतना अच्छा गा सकते हो। अच्छा। अगर आप गंदा बोलोगे ना, आप गंदा ही गाओगे। मतलब कि बहुत तेज बोल रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो आप ब्लेस्ड हो कि आपकी आवाज़ खराब नहीं हो रही है। हाँ। नहीं तो हमें पता है, मैं बहुत बात करूँगी ना, बहुत मेरी पूरी आवाज़ खराब हो जाएगी, मतलब बैठ जाएगी। तो धीरे बात करो, धीरे गाना भी अपना उसी के अगर, तो आप जितना अच्छा बात करोगे ना, उतना मधुर आपका गाना निकलेगा। अच्छा। तो और अच्छी बात करो, अपने आप को पॉजिटिविटी से भरो। भले वर्ल्ड में बहुत कुछ गंदा चल रहा है, क्योंकि वो गाने में रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके। जो परेशान है उसके गाने में दिख जाएगा कि भाई ये परेशान है, वो इमोशंस तो दिख ही जाएंगे, नजर दिख आ जाएंगे। और प्रैक्टिस करो, हम्म। कुछ भी हो लाइफ में, कुछ भी चल रहा है मत छोड़ो, क्योंकि आप 2 दिन छोड़ोगे ना, आपकी आवाज़ बहुत पीछे चली जाती है। तो मैं यही टिप्स दूंगी कि रियाज तो अब हर कोई सेम रियाज नहीं कर सकता। सब अपने गले के हिसाब से रियाज करते हैं, अपनी रेंज और अपने pitch अपनी के रेंज, according। अपने आपको कोई लिमिट नहीं कर सकता रेंज पे। तो बहुत कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं दुनिया में कि ये रेंज है, वो रेंज है, कुछ नहीं होता ये। मतलब आपकी जो रेंज है बहुत अच्छी रेंज है, खुश रहो उसमें, कुछ कम ज़्यादा नहीं होता। और बहुत लोग बोलेंगे आपको शायद, क्योंकि मैंने तो ऐसे बहुत लोग फेस करे हैं कि आपकी तो बड़ी कम रेंज है। ऐसा कुछ नहीं है, आप काफी लो अपनी स्केल रेंज में में बहुत गाते हो। अच्छा गाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। तो किसी और की बात मत सुनो जब आप, और ये ना तभी होता है जब हम बातों से अफेक्ट होता है, जब हमने खुद का रियाज नहीं किया होता। कि अरे हम कौन सा रियाज करते हैं, सच ही बोल रहे होंगे। हाँ, और कोई दूसरा आके आपको बताएगा, Demotivate चाहे वो कर देते म्यूजिक हैं। बैकग्राउंड का भी ना हो, लेकिन ना हो। हम उसकी बातों को काफी सीरियस ले लेते हैं। म्यूजिक ना एक ऐसा चीज है ना जिसपे हर कोई अपनी टिप्पणी देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मत सुनो, नहीं सुनने की जरूरत, सिर्फ अपने गुरुजी की सुनो और किसी की मत सुनो। तो यही टिप सबसे, गाना गाने वाले को ना गाने की टिप ज्यादा नहीं, ऐसी टिप ज्यादा देनी पड़ती है। हाँ। क्योंकि ये चीजें ज्यादा खराब करती है, कैसे हम गा रहे हैं ना, उसको ज्यादा इफेक्ट ये करती है। बिल्कुल।
रियाज तो हर कोई कर सकता है, हर हम्म। कोई बता सकता है ऐसे करना है वैसे करना है। सो आधे जैसे अब इंडियन आइडल की बात चल रही है अभी तो हमारी, तो आपके उसमें सबसे ज्यादा फेवरेट जज कौन थे? सबसे फेवरेट फेवरेट श्रेया मैम। श्रेया मैम। तो कैसा कनेक्शन था मैम के साथ आपके टाइम पे? आई थिंक विशाल सर, श्रेया विशाल मैम सर, और श्रेया मैम एंड कुमार। कुमार सानू सर थे। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं तो सोचा था मुझे श्रेया मैम ही पसंद थी। तो तीनों बहुत अच्छे थे, मतलब तीनों बहुत नॉलेजेबल थे, बहुत अच्छे थे। बट श्रेया मैम से एक अलग बॉन्ड था, अलग क्योंकि बॉन्ड। पता नहीं उनमें कुछ बात तो है। मतलब मैं कहूँगी गाने में तो वो है ही बहुत अच्छी, बट एज अ पर्सन ऑल्सो आप कनेक्ट कर पाते हो उनसे। लगता नहीं है कि ये 10 श्रेया घोषाल हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कंफर्टेबल होते हैं ना जब आप किसी के साथ, तो उनके साथ आप बहुत इजीली कंफर्टेबल हो सकते हो। उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है। और एक वो फीलिंग भी होती है कि ये भी तो हमारे जैसे ही पाथ से आए हैं ना। हाँ हाँ हाँ। तो उनमें वो अभी भी है, ह्यूमिलिटी, डाउन टू अर्थ है वो। आपसे ऑफ कैमरा वो आके बात भी करती थी, अच्छा। मतलब टिप्स भी देती थी कि मतलब जैसे आपका कोई सॉन्ग कैसा हुआ है, आपकी परफॉर्मेंस हाँ, कैसी हुई, किसी उसके किसी बारे दिन में। खराब होता था ना, तो वो आके अच्छा। दिलासा भी देती थी अच्छा। कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, वो हमारे साथ भी होता है। तो इसीलिए वो मतलब मेरी फेवरेट थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है एज अ पर्सन एंड एज अ म्यूजिशियन दोनों। अच्छा। और श्रेया मैम की एक और बात की, उन्होंने ना मुझे सबसे पहले आउट ऑफ सारे कंटेस्टेंट्स मुझे सबसे पहले उन्होंने फॉलो किया था इंस्टाग्राम। अच्छा। तो बहुत ही बड़ी बात होती है आजकल के टाइम में, क्योंकि इंस्टाग्राम इज़ अ वेरी मोस्ट यूज्ड ऐप। या तो उस पे आपको श्रेया मैम फॉलो कर दें, बहुत बड़ी तो बात है ये। बहुत बड़ी बात थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने सबको फॉलो किया, अच्छा। और मैंने देखा कि उनकी मदर ने भी सबको फॉलो किया है। मतलब अच्छा। उनकी मॉम, उनके डैड, आप देखेंगे वैसे भी इन जनरल जहाँ श्रेया मैम होती है ना कहीं वो प्रेजेंट होते ही हैं हमेशा, पूरे टाइम। तो ये चीज़ें भी आपको बड़ी कनेक्ट करती हैं, हाँ। क्योंकि एक माँ बाप भी उनके साथ है पूरे टाइम। बिल्कुल। उनकी मदर मुझे फॉलो करती है, बहुत स्वीट है उनकी मदर, सबको फॉलो करती है वो, सारे कंटेस्टेंट्स हैं, और देखती रहती है। वो शो पे भी आई थी वो, तो वो बैठ के सबको अप्रिशिएट बहुत करती है। ये cute बहुत है। अच्छी बात है कि उनकी मदर आप लोगों से, मतलब उन्होंने फॉलो किया आप लोगों Yes. को, और मतलब इतना कितनी ब्लेसिंग्स दी होंगी दिस उन्होंने। शोज ना कि तभी तो श्रेया मैम ऐसी है, हाँ, क्योंकि हाँ, पेरेंट्स हाँ। अच्छे होते हैं तो बच्चे तो अच्छे होते ही हैं। ये तो है। और जैसे आधे शो में हम देखते थे कि कोई गेस्ट आ रहे हैं, कभी कोई एक्टर आ रहे हैं अपनी मूवी का प्रमोशन करने। मुझे याद है एनिमल मूवी के लिए रणबीर कपूर आए थे। वो क्या एक्सपीरियंस है? मतलब वो एपिसोड तो आपका अमेजिंग था। तो मैंने ना बड़ी रिक्वेस्ट करी थी कि रणबीर कपूर आएंगे ना तो प्लीज़ उस एपिसोड में कोशिश करके मुझसे गवा दो, क्योंकि आप हर एपिसोड में तो आप नहीं गा सकते थे, बिकॉज बहुत सारे कंटेस्टेंट्स शुरुआत में थे। हाँ। तो सैटरडे में जो बच्चे गाते थे वो संडे नहीं गाते थे, संडे दूसरे गाते थे। तो हमें इतना तो पता लग गया था कि रणबीर कपूर जो है वो सैटरडे को आ रहे हैं। तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, मैं कहा तुम नहीं डालोगे ना मुझे, मैं छोड़ दूंगी शो, मुझे बस रणबीर कपूर के में डालो, किसी के में मत डालना। रणबीर कपूर और SR के आएंगे तो मुझे डाल SR के आए थे आपके में? नहीं आए ना? नहीं आए। तो रणबीर कपूर का जब पता चला हमको कि आ रहे हैं, तो सर प्लीज मुझे दे। तो उनका भी था कि ठीक है, तो इसको तो देंगे, कंटेंट का भी था ना उनको तो मिलेगा। तो वो आए थे, तो पहले तो मैं देख रही थी बस उनको, क्योंकि मेरे बचपन से फेवरेट एक्टर है वो, सभी के, फेवरेट हमारे एक्टर भी। है वो। इतनी अच्छी एक्टिंग, तो इतनी अच्छी अच्छी मूवीज करी है उन्होंने। तो वो आए, तो फिर मुझे ऐसा था कि मैं इनके लिए कुछ तो बोलूँगी। तो मैं बोलने लगी, उतने में वो स्टेज पे ही आ गए खुद ही। तो एक तो ये भी उनकी भी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी थी बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत अच्छे लगे वो। तो मैं ना एज इन जनरल उनको अप्रिशिएट करने के लिए उनका हाथ पकड़ा था, मैं नीचे अपने घुटनों पे बैठी थी, वो भी बैठ गए अपने घुटनों पे, एंड ही देन किस्ड माय हैंड आल्सो, एंड देन ही हग्ड मी आल्सो, एंड आफ्टर दैट बिना कहे कैप भी उन्होंने साइन करके मुझे पहनाई। अच्छा। तो और एक तो चीज़ जो ऑफ कैमरा हुई थी वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने कुन फाया कुन गाया था थोड़ा सा उनके लिए, तो मैंने जूते उतारे थे, वो उन्होंने अपने हाथ से जूते उठा के मुझे दिए हैं। मतलब बिना बहुत ही कहेंगे कि डाउन टू अर्थ, बहुत डाउन टू अर्थ थे। मीनू भी जो एक लड़की थी जो ब्लाइंड थी, बहुत अच्छा गाती थी हमारे सीजन में, उसके उन्होंने पैर छू ले थे जाके। अच्छा। तो उनको कोई जरूरत नहीं है, बट इट्स हिज पर्सनालिटी दैट इज डूइंग दिस। तो इसीलिए मैंने तो बोला ही था, देखो मेरा फेवरेट एक्टर ऐसे ही तो फेवरेट है नहीं, कुछ तो उसमें बात होगी बंदे में जो मुझे मेरा फेवरेट है।
तो मैं बहुत खुश थी, वो पूरे टाइम मैं बहुत खुश थी। मतलब इनफैक्ट उसके बाद भी मुझे इतना चिढ़ाया गया है कि तुम नहाई, मेरे अच्छा। हाथ पे किस किया था ना उन्होंने, ओके। या कैप लेके भाग जाते थे बच्चे कि नहीं हम रख लेते वो हैं। कैप अभी भी है आपके अभी भी पास? है मेरे पास और मैं पहनती हूँ उसको कई बार। वही, मतलब कितने अच्छे पल हैं ये आपने जो इंडियन आइडल के टाइम बिताए हैं। बहुत तो बहुत अच्छे। बहुत सी यादें होंगी ना, तो कोई और भी ऐसी याद जो आप अभी तक मतलब कभी भूल ही नहीं सकते वो लाइफ में, इसके अलावा और क्या है? 2 मेमोरीज, एक तो जब संजय दत्त जी आए थे, अच्छा। तो उनसे तो सब डरते हैं। हाँ। मतलब डरते इन द सेंस भाई वो उनका ऑरा पर्सनालिटी है। ऐसी। हाँ। तो और मैंने तो मतलब मुझे बहुत ऐसे वो था कि भाई तो बहुत बड़ी पर्सनालिटी आ रही है, क्योंकि संजय दत्त इज वेरी बिग ह्यूज, वेरी बिग नेम। एंड उन्होंने मेरा ऑटोग्राफ लिया। अच्छा। तो मैंने कहा ये तो भाई कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा भगवान जी, आप तब कुछ आपने ज्यादा कौन सा ही। सॉन्ग गाया था? तब मैंने गाया उनके पेरेंट्स को डेडिकेटेड था, नरगिस दत्त स्पेशल एपिसोड हुआ था। तो मैंने 3 गानों का मिक्स गाया था। एक तो नहीं, 2 गानों का मिक्स गाया था, सॉरी। एक तो एक गजल थी एंड दूसरा था सुन मेरे बंधुरे, दैट इज अ अच्छा। सॉन्ग बाय आर डी बर्मन जी। तो ये गाया था मैंने और वो बहुत खुश हुए थे। तो उन्होंने मेरा ऑटोग्राफ सामने से आके लिया, मैंने भी ले लिया उनका। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल बात है। मैंने पिंच भी किया था अपने आप को कि ये सब सच में हो रहा है। हाँ। और सेकंड जब मुझे गोल्डन माइक मिला था, अच्छा। मतलब मैं सच में बता रही हूँ, मैं इस एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि 100 बच्चों में से 10 बच्चों को गोल्डन माइक मिलता है। इसमें गोल्डन माइक का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, थोड़ा सा आप हमें बताइए। तो बेसिकली अगर आपको गोल्डन माइक मिला है तो टीवी राउंड के बाद ना एक और राउंड होता है, कलिंग राउंड, ओके। विच इज़ नॉट शोन ऑन टीवी। कलिंग राउंड में बच्चे जो जिनको टिकट मिला है ना, वो बच्चों में से कुछ बच्चे एलिमिनेट होते हैं। अच्छा। जो कि टीवी पे वो राउंड नहीं दिखाया जाता है। एंड फिर जब जो टीवी राउंड आता है उसमें डायरेक्टली जो बच्चे कलिंग सरवाइव करें एंड जिनके पास गोल्डन माइक है वो आते हैं। तो वो राउंड ना बहुत क्रूशियल राउंड है, जो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे निकल जाते हैं। अच्छा। तो अगर वो गोल्डन माइक मिल गया तो सेफ्टी होती है बहुत ज़्यादा कि नहीं भाई कि अब एटलीस्ट मैं आप टॉप आगे जा 15 सकते के हो। उसमें compete करने के लिए मैं हूँ लाइन में। तो वो मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट, मैं आपको सच में बता रही हूँ, मुझे आज भी यकीन नहीं है कि मुझे गोल्डन माइक मिला था। क्योंकि मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने बहुत रिजेक्शन फेस किया ऑडिशंस में। उसके बाद सिलेक्ट होना, आना और गोल्डन माइक मिल जाना, जो कि बहुत कम बच्चों को मिलता है, हाँ, बहुत बड़ी बात। नहीं एक्सपेक्टेड था। तो मुझे ये था golden- भगवान बस टिकट दिलवा दो, बस सिलेक्ट करवा दो, रिजेक्ट ना हूँ, बट हो जाऊंगी तो भी मुझे कोई गम नहीं है। बट गोल्डन माइक तो आई नेवर थॉट कि इट विल हैपन। तो गोल्डन माइक तो अभी भी सजाया हुआ हाँ होगा अपने हाँ, रूम में। वो एक सजाया हुआ है। मेरे हाथ कांप रहे थे, मैंने वो लिया था। अच्छा। क्योंकि बचपन से भी हम देखते हैं ना, तो गोल्डन माइक जिसको मिलता था ना, हम टीवी पे देखते कूद जाते थे, यार इसको मिल गया गोल्डन माइक। वो आपको मिल जाए तो फिर तो एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। तो वो मेरे लिए एक बहुत कोर मेमोरी है। जो सबसे बड़ी मेमोरी मेरे लिए एक्चुअली यही है कि मुझे जब गोल्डन माइक मिला था। नहीं, और श्रेया मैम भाग के आई थी मुझे गोल्डन माइक अच्छा। देने। तो और ये सब जब चल रहा था तो आपकी मदर आपके साथ थी या फादर थे साथ में? मेरी कौन माँ, गया हुआ था? तो वहाँ पे एक पेरेंट रह सकता था, दोनों अच्छा। नहीं रह सकते थे। तो मेरी मॉम थी, तो वो ऑफ स्क्रीन देख रही थी। जो उनकी कुछ हो भी रहा वो था, भी वो भी कितनी रोने लग एक्साइटेड। जाती है वो हाँ, तो। नहीं पेरेंट्स के लिए तो ये बहुत बड़ा, मतलब कहेंगे कि एकदम सपना ही है, जिन्होंने इतनी सपना है। मेहनत की है अपने बच्चों के लिए। मेरा ना इंडियन आइडल में ये भी एक्चुअली था कि मदर स्पेशल एपिसोड आता है ना, तो मैं चाहती हूँ मेरी मम्मी वहाँ बैठे और मैं उनके लिए गाऊँ और वो रोए और फिर मैं भी रोऊँ। तो वो एक होता है, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा मुझे बोलती थी यार मैं कब उन माओ के साथ बैठूंगी। तो वो एक रह जाती है कुछ बातें आपके साथ, बिल्कुल। जो फिर जब मैं सिलेक्ट हुई थी तो मेरे दिमाग में यही था कि मदर स्पेशल कब आएगा, मैं चाहती हूँ वो मम्मी को वो खुशी देना। तो हुआ था वो हुआ आपके था। साथ? तो अच्छा। फिनाले जब था, फिनाले से जस्ट पहले जो राउंड हुआ था ना, उसमें तो Mother आपने Special उसमें कौन सा सॉन्ग गाया था? दिल भरो। अच्छा, एक लाइन थोड़ी सी हमारे दर्शकों के दिलबरो? लिए, थोड़ा सा। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। मम्मा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिल भरो,
दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो, ये गाया था। ब्यूटीफुल, इतनी प्यारी आवाज है आपकी कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं। बहुत प्यारा, बहुत थैंक प्यारा। यू। सो आद्या, जैसे आप इंडियन आइडल में 6 महीने तक रही, तो वहां पे सैटरडे संडे जो ये शूट रहता है, मतलब कैसे होता है वो? आप लोगों को गाने प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम मिलता है? ओके। और फिर शूट कैसे चलता है? पूरा दिन चलता है या सिर्फ रात रात में, या कुछ ही घंटों का होता है? तो कैसे आप प्रिपरेशन करते हैं, थोड़ा वो भी बताइए, और शूट के बारे में बताइए, क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा है वहां पर, तो Correct. हम बहुत जानने के लिए एक्साइटेड है। करेक्ट। तो 2 दिन नहीं होती थी शूटिंग, हमारे पास बहुत कम टाइम होता था। तो मैं अच्छा। आपको बताती हूँ, शुरुआत में तो बच्चे ज़्यादा थे जब, तब हम लोग एक ही एपिसोड में गाते थे। तो बेसिकली क्या होता है, दोनों एपिसोड एक ही दिन में शूट होते हैं। अच्छा। तो क्योंकि सेम डे 2 अलग अलग गेस्ट आते हैं, फर्स्ट हाफ में फर्स्ट एपिसोड शूट होता है, सेकंड हाफ जो 2 बजे के बाद है उसमें दूसरा एपिसोड शूट होता है। तो जब स्टार्टिंग में जब अलग अलग एपिसोड में होते थे तो तब तो एक ही गाना प्रिपेयर करना होता था या 2 गाने मैक्स। तो तब हमें गाने लॉक हो जाते थे बाय, आप ले लो हमारा हर मंडे शूट होता था, तो गाने लॉक हो जाते थे बाय वेडनेसडे या फिर थर्सडे कभी कभी। तो आप सोचो थर्सडे लॉक हुए, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन है हमारे पास 2 गाने प्रिपेयर करने के लिए अच्छे से, जो कि आपको पूरे टीवी के सामने गाने हैं जो आपने कभी सुने नहीं है शायद अपनी जिंदगी में। और 4 दिन वैसे लगते हैं कि ज्यादा नहीं भाई, बहुत कम होते हैं। मतलब सॉन्ग आपको मिलता था वेडनेसडे या थर्सडे को? मोस्टली थर्सडे। ओके। थर्सडे तक मिलता था, क्योंकि गेस्ट कौन आ रहा है, हाँ, वो क्या तभी है, पता चलता वो होगा। तभी पता चलता था, क्योंकि तभी टाइम तो चाहिए लॉक करने के लिए किसी को भी, क्योंकि सबके अपना देखना होता है उनको भी कि किसको बुलाना है किसको नहीं। तो थर्सडे तक, कभी कभी तो हमें फ्राइडे मिले हैं गाने। अच्छा। मंडे शूट है। ओके। और एक दिन पहले टेक्निकल होता है। टेक्निकल में व्हाट हैपेंस इज, आपको जहाँ पे शूट होता है ना वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ आपको गाना होता है एक बार आउटफिट चेक के लिए। आउटफिट की फिटिंग्स होती हैं उस दिन, और प्लस आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आप कैसे साउंड कर रहे हो, ताकि आप एक दिन बाद अच्छा परफॉर्म कर सको। आपके माइक के सेटिंग वगैरह सब उस दिन फिक्स हो जाते हैं। तो आप ले लो, हमारे पास कभी कभी तो 2 दिन होते थे, और थर्ड डे टेक्निकल है, फिर फोर्थ डे शूट है। मोस्टली ऐसे ही होता था। बहुत डिफिकल्ट था, मतलब हम ऐसे थे क्या गाएंगे हम, गाना तो हम याद ही करने में तो डर, क्योंकि लोग, मेरी पावर अच्छी थी, मैं भूलती नहीं थी। कुछ कुछ बच्चे बेचारे फंसे पड़े भूल हैं, जाते होंगे। क्या लिरिक्स है भूल गए। और कभी कभी तो 2-2 गाने भी एक साथ गाए। हाँ, 2-2 गाने एक साथ। अब अभी तक तो ठीक है, जब ऐसा होने लगा बच्चे कम हो गए तो हमें दोनों एपिसोड में गाना होता था, तो आपके पास 4 गाने हैं, संडे सैटरडे 4 गाने हैं, ठीक है। ऊपर से जब कोई एंट्री करता है उनके लिए एक मेडले होता है, उसके गाने अलग। हमने कहा हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो आपको 5-6 गाने 3 दिन में करने हैं, वेरी लेस टाइम, सुबह से रात, खाना नहीं खा पा रहे हैं। और हमारे मेंटर्स लेकिन बहुत अच्छे हैं, मैं आपको सही बता रही हूँ, कोई बच्चा नहीं कर पाता अगर हमारे मेंटर्स नहीं होते हमारे तो साथ। नीरज सर के साथ और भी कोई मेंटर्स? हाँ, तो नीरज सर थे, उनके अंडर मंगल सर और धर्मेश सर थे। ओके। तो 3 हमें गाइड करते थे थ्रू आउट। तो नीरज सर तो घर ही नहीं जाते थे, सोचो उनको क्या ज़रूरत है, लेकिन वो हमारे लिए रात रात तक रुके हुए हैं। एक रामायण का एपिसोड हुआ था, टेक्निकल के एक दिन पहले हमने गाने प्रिपेयर किए, लिटरली। कुछ कुछ का तो बेचारों का टेक्निकल के दिन चेंज हुआ है। तो आपको ये सिखा देता है उस टाइम पे कि जो लोग बोलते हैं ना हमें अभी 1 महीना चाहिए एक गाना करने के लिए, आप सही है, लेकिन आपको हमेशा जिंदगी में ये मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो वो एक पावर बढ़ती है इंसान की कि हम करें। और सबसे यहाँ पे आप मेन चीज सीखते हो, आप बहुत पुराने गाने सीख लेते हो। मैं तो ऐसी इंसान हूँ जो यो हनी सिंह और आतिफ असलम, अरिजीत सिंह ओनली, मतलब पुराने गाने तो सुने ही नहीं थे। और वो जो गाना बोल रहे हैं, उनका ये कौन सा गाना है भाई, कौन से जमाने का गाना दे दिया आपने मुझे। तो या पहले तो मैं उसको समझ रही हूँ कि बोल क्या रहे हैं, ठीक है, लिरिक्स याद करना, फिर गाने में बड़े टफ गाने। तो गाना जैसे पुराना गाना मिला आपको, तो आप कितनी बार उसे सुनते थे? आप ले लो 1000 बार कम से कम, क्योंकि साउंड, अब मैंने आपको बोला ना, जो नए नए जमाने की सुन रहे हैं ना, सिर्फ उनका एक साउंड बन जाता है। जो आप पुराने गाने आप अच्छे ही नहीं साउंड करोगे। बिल्कुल। पुराने गाने से अच्छे गाने हैं नहीं इस पूरी दुनिया में, मैं आपको ये बोलूंगी। मेरी जो आवाज़ इम्प्रूव हुई है ना इस हद तक, वो सिर्फ पुराने गानों की वजह से हुई है। ओके। क्योंकि उन बहुत अच्छा गाते हैं वो लोग,
बहुत अच्छा गाना। तभी तो कहते हैं ओल्ड इज तो गोल्ड। खतरनाक गाते हैं, मतलब मैं सही बता रही हूँ। मुझे लता जी के बारे में तक मुझे उतना नहीं पता था जब मैं गई थी, आप सोचिए। तब मैंने इतना सीखा है ना वहाँ जाके, मेरी सॉन्ग बैंक बढ़ गई है। अब जो लोग ने पहले से सुना हुआ है उनको तो 4 दिन में करने में दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि उन्होंने सुन रखा हाँ। है। मेरे को बड़ी दिक्कत होती थी, बट नीरज सर पूरे टाइम लगे रहते थे कि नहीं नहीं मैं हेल्प करूँगा, सब मीनिंग समझाते थे गानों का, सब करते थे। तो और शूट शुरू होता था सुबह 9 बजे, एंड इट यूज टू एंड बाय 1 AM, 12 AM, Okay. समटाइम्स 2 AM ऑल्सो समटाइम्स। कभी कभी टेक्निकली 12 बजे ख़त्म होता था। हम होटल आते थे 1 बजे तक, अगले दिन सुबह आपको 6 बजे जाना है। अच्छा, ऐसा बहुत हाल, बहुत बहुत हेक्टिक भी hectic रहा होता है, होता लेकिन था। वो टीवी पर इतनी चीजें दिख नहीं पाती कि ये कहाँ दिखाएंगे कोई हाँ, TV मतलब पे। कि बैकग्राउंड में कितनी मेहनत है, कितना स्ट्रगल है आप बहुत लोगों का मेहनत भी। है। और यहाँ तक कि जैसे आपने बताया सॉन्ग्स के लिए 2-2 दिन पहले भी आपको गाने मिले हैं। गाने मिले, तो चेंज हुए हैं, प्रिपेयर कर लिया, हाँ। नहीं अब चेंज है गाना, अच्छा, ये हुआ है। और कौन सा गेस्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही सॉन्ग्स मिलते थे। तो इसमें कुछ ऐसा भी होता था कि आपको आपकी वॉइस क्वालिटी के अकॉर्डिंग सॉन्ग्स मिलते थे, या कुछ भी दे देते थे वो? नहीं, मतलब मैं कहूँगी कि मेंटर्स डिसाइड करते थे सॉन्ग, पर ऐसा ना बहुत लोगों को लगता है कि अरे ये तो खराब गा रही है क्योंकि इसको गाना गंदा मिला है। ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं वही बोल रही हूँ, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। आपसे गाते नहीं बन रहा गाना, हाँ। मतलब मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूँ। उस टाइम पे तो मैं लता जी का गाना कोई भी गाती हूँ तो मैंने जो सुना अपने, मुझे उतने नहीं अच्छे लगते अब, क्योंकि अब मुझे पता है कि क्या डिफरेंस है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे गाना गाना कहाँ से खराब हो जाएगा, आप गा नहीं पा रहे, ये है हाँ। मेन। तो ये तो बात ही गलत है कि इनको गाना इनके हिसाब से नहीं मिल रहा वो। लेकिन वो कोशिश करते थे बहुत हद तक कि लंबी जुदाई जैसे मुझे दिया उस टाइम पे, हाँ। जहाँ मैं टेक्सचर था सब था, तो लंबी जुदाई बहुत अच्छा सूट करता है गाना मुझ पे, तो उन्होंने लंबी जुदाई दिया। लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी बहुत किया है, मतलब उन्होंने मुझे ऐसे गाने भी दिए हैं जो लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मैं गाऊंगी। जैसे मैनू इश्क दा लग्या रोक दिया था, जो अनुराधा पौडवाल जी का गाना है। लता जी के गाने भी मुझे दिए थे, जो कई लोग ऐसे बोलेंगे कि लता जी के गाने तो गा ही नहीं सकती। हाँ। तो उस टाइम पे तो मैं मानूंगी, अब नहीं मानूंगी मैं ये बात। पर हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि, और ये जो लोग बोलते हैं ना कि आप इसको हिसाब से नहीं दिया इसलिए ऐसा गा रही है, नहीं, वो फिर आपको अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है कि ये एक पॉइंट दिखा रहे हो उस बात का। तो वॉइस क्वालिटी के हिसाब से वो देते हैं जहाँ वो दे सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको आपकी कि वॉइस क्वालिटी हमेशा के हिसाब से वैसे नहीं देंगे, मिलेंगे, बिल्कुल। क्योंकि फिर आप फर्क क्या रह जाएगा। और फिर तो आप अच्छा ही कंपटीशन है ना गाओगे। बेसिकली, तो Competition उसमें है। आने का क्या फायदा अगर आप हर तरीके के गाने नहीं गा सकते। करेक्ट। बिल्कुल सही बात है। तो आद्या, एक चीज और, जैसे आप टॉप 6 में आए थे, राइट? तो टॉप 6 में आने के बाद, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था इंडियन आइडल के टॉप 6 में आना, तो क्या उसके बाद आपकी सक्सेस के दरवाजे खुले, या फिर कहीं ना कहीं आपको भी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है? देखिए, दरवाजे तो खुले, मुझे शेखर सर ने ऑन शो आके हाँ। गाना दिया है, यस। मतलब जो कि मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग फॉर मी। और तब तो अभी शो चल ही रहा था, तब शो चल रहा था, और उन्होंने शो चलते में मेरा गाना रिकॉर्ड भी करा दिया, शो चलते में रिलीज भी करा दिया। अच्छा। तो मतलब 3 मार्च को फिनाले था, 1 मार्च को मेरा गाना रिलीज हो गया था। ओके। तो अपॉर्चुनिटी तो मिलती है, आप अगर आप मेहनत करोगे तो आएगी। लेकिन हाँ, स्ट्रगल तो, आप एक म्यूजिशियन हो, वो आपकी ज़िंदगी भर रहेगा। आप बहुत अच्छे, सपोज आप अभी मैं श्रेया घोषाल जी बन गई, लेकिन अगर मैं उसे मेंटेन नहीं रखूँगी तो मैं वापस यही नॉर्मल हो जाऊँगी। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गंदा गाती हूँ या मैं अच्छी म्यूजिशियन नहीं हूँ, वो किस्मत की बात है, या आपने कितनी मेहनत अपने आप को बिल्ड मेंटेन रखने में लगाई है, उसकी बात है। ये डिफाइन नहीं करता कि आप कैसे म्यूजिशियन हो। मैंने देखा है इतने अच्छे गाते हुए लोग, उनका कोई नाम ही नहीं जानता। तो ये मैं कहूँगी कि ये तो स्ट्रगल हर म्यूजिशियन की ज़िंदगी में ज़िंदगी भर रहेगा, जब तक आप मरते दम तक ये रहेगा। ये एक्टर, डांसर, सिंगर, जो ऐसी प्रोफेशंस है ना, इनके ज़िंदगी में लाइफ टाइम वो स्ट्रगल रहेगा कि आपको ऊपर कैसे रहें, जो कि बिल्कुल ये डिफाइन नहीं करता कि आपकी कला में आप कितने माहिर हो। पर दुनिया को अगर आपको ऐसे दिखाना है कि आप मेरा नाम जानते हो, ये स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी में ज़िंदगी तो भर आपको रहेगा। कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, करते एंड रहना तक पड़ेगा। वो।
तो तभी तो विनर जो जीतते हैं हाँ। कहाँ है सब, हाँ, क्या कर मैं रहे हैं? यही आपसे पूछने वाली थी कि जैसे इंडियन आइडल हो गया या सारेगामापा जो भी रियलिटी शोज हैं, इनके विनर्स तो बस उसी टाइम रहते हैं, ज्यादा हम नहीं हाँ। जानते हैं। तो और और जो वो सच में बहुत अच्छा अच्छा गा रहे हैं, कुछ हाँ, कुछ हाँ। तो अच्छा गा रहे हैं, कुछ हम्म। मैं ये भी बोलूंगी कि भटक गए, हाँ, क्योंकि सर भी चढ़ जाती है कभी कभी सक्सेस, ओके। बहुत इजीली चढ़ती है, मतलब मैंने तो देखा है लोगों को। अब जैसे बहुत एग्जांपल ज्यादा। लिया जाए तो अरिजीत सिंह जो अब है, अरिजीत सिंह आप वो बताओ। फेम गुरुकुल में आए थे। फेम गुरुकुल में आए और उसके बाद वो कहीं नहीं आए। हाँ। 8 साल बाद वो आए। बिल्कुल गायब, बिल्कुल एग्जैक्टली। गायब, क्योंकि और उस टाइम पे जैसे अरिजीत सिंह गाते थे ना, उस टाइम पे अब कोई नहीं बोल सकता कि अब वो ऐसे गाते हैं। हाँ, तो इतना इम्प्रूवमेंट किया कितना उन्होंने फर्क 8 है साल उनकी में। वॉइस में। पता बहुत चलता है, आप एक बार हम्म। रियलिटी शो में गए ना, आपको पता पूरा चल जाएगा कि आप कहाँ हो, क्या गाते हो, ओके। क्योंकि पूरा आपको पता चल जाएगा। क्योंकि वैसे आप गाओगे कोई बोलेगा नहीं सुनता कोई, जब आपको बहुत लोग बोलेंगे ना, जो बड़े बड़े जो जानकार है बोलेंगे कि आपको ये वर्क करना है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मैं कहूँगी। कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो क्या गा रहे हैं, और उनको लगता है बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत ख़राब गा रहे हैं। तो ये बहुत, मैं तो बोलूँगी कि अब जैसे विनर है उसमें से कुछ लोग बहुत अच्छा भी गा रहे हैं, लेकिन अब वही है ना, नहीं जानते, क्योंकि मेंटेन ऊपर बिल्ड करना अपने आप को बहुत मुश्किल है। इतने लोग हैं आजकल, इंस्टाग्राम से कर रहे हैं अब सब धीरे धीरे। तो मैं कहूँगी कि ये स्ट्रगल तो ज़िंदगी भर का है, तभी बिल्कुल। रहेगा, कुछ नहीं कर सकते इसमें। मतलब मेहनत करते रहेंगे तो सक्सेस भी मिलेगी। यस, वो और जरूर। मेहनत सिर्फ गाने पे नहीं करनी, यही हाँ। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सिर्फ गाने पे करनी होती तो बहुत लोग, कितने अच्छे अच्छे लोगों को मैं जानती हूँ, पर वही है कि आपको अपना सोशली भी ग्रो करना पड़ेगा। वो ग्रो नहीं करेंगे तो फिर आपको नहीं जानेगा कोई। हाँ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज का। बिल्कुल। सो आद्या, इंडियन आइडल से जब आप एलिमिनेट हुए तो आपको कितनी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा? मतलब कुछ अपने अंदर से नेगेटिव हुए आप, या फिर बहुत माइंड अपसेट हो जाता है और भी चीज़ें कि मैं वहां तक गई और आगे नहीं विनर बन पाई? तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? कि मतलब मुझे ना ऐसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं बोलूँ, मतलब वर्ड सही नहीं है, बट औकात से ज़्यादा मिला था। ओके। मतलब मैंने तो सोचा था कि सिर्फ ऑडिशन हो जाए, टॉप 15 हो जाए, फिर निकाल दो, कोई बात नहीं। पर नहीं, फिनाले तक भी मैं पहुंची, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। हाँ, वो रहता है कि इतने करीब आके हो गया, बट खुद को भी पता है ना कि कितनी चीज़ें सुधारनी है। तो वो चीज़ का मुझे पता था कि मुझे अभी ये इस पे वर्क करना है। तो वो आपको पता होता तो फिर आप आउट होते तो आपको बुरा नहीं लगता नहीं उतना। लगता। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नेगेटिविटी नहीं थी, मैं बहुत कुछ सीख के गई इनफैक्ट। मतलब टॉप 6 में आने के बाद भी एक वो ब्लेसिंग ही रही बहुत आपके बड़ी साथ। ब्लेसिंग है। मतलब हम में से किसी ने नहीं सोचा था, मेरे फैमिली में भी, कि टॉप 6 तक हो पाएगा। हाँ, तो नहीं, ये काफी बड़ी बात है। आद्या, फिर इंडियन आइडल से निकलने के बाद आपको कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स मिले? क्योंकि मैंने एक सुना है जिसमें अन्नू मलिक जी ने म्यूजिक दिया है, तो वो क्या था? वो आपको कैसे वो अपॉर्चुनिटी मिली? तो आइडल के बाद मुझे जी वालों के साथ मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसमें उन्होंने मुझे 3 सॉन्ग्स दिए थे। अच्छा। तो तीनों अनु मलिक जी ने ही कंपोज करे थे, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी थी जो हाँ। मुझे आफ्टर शो मिली। तो इट वाज आल्सो गुड स्टार्ट। तो 3 बड़े अच्छे गाने उन्होंने मुझसे गवाए थे। मतलब शो में अपने- रहते रहते शेखर नहीं, सर शो के के साथ, बाद। शेखर सर के साथ हाँ, आपको शेखर मिली सर के थी साथ opportunity? तो शो में रहते रहते हैं, हाँ, और फिर और शो शो खत्म के बाद होते ही अन्नू फिर मलिक जी के बाद, दोनों ही बहुत बड़े नाम है अपने आप में। यस यस, तो दोनों आपके वो बहुत सॉन्ग्स अच्छे। भी बहुत ही अच्छे थे। Thank you. अच्छा, और जैसे आद्या, आपने बताया आप इंडियन आइडल में, आपने तो देखो स्टार्टिंग से ही देखी वो चीज़ कि कैसे आप ऑडिशंस में गए, और आप पहले भी बहुत से ऑडिशंस आपने दिए हैं। तो अब जैसे नॉर्मल कोई एक जो सिंगिंग सीख रहे हैं, आजकल बहुत लोग सिंगिंग कर रहे हैं, और हर किसी का सपना होता है कि टीवी पे आना है, चाहे फिर वो इंडियन आइडल हो, सारेगामा हो, या कोई भी और रियलिटी शो हो। तो उसका मतलब क्या है ऐसा एक फर्स्ट स्टेप? मतलब स्टेप बाय स्टेप आप थोड़ा सा बताओ, जो जनरल ऑडियंस को नहीं पता, पब्लिक को नहीं पता कि हमें कैसे ट्राई करना चाहिए। क्योंकि मैंने भी देखा है कि हम लोग ऑडिशंस में जब जाते थे बचपन में, क्योंकि मैं खुद भी एक म्यूजिशियन हूँ, सो वहां पर इतनी भीड़ होती थी कि हिम्मत ही नहीं हो पाती आगे। कभी कभी तो नंबर रात को 11-11 बजे आता है, सुबह से 5 बजे से लाइंस लग जाती हैं। तो इसके बारे में आप बताओ कि कैसे हम उसमें अप्लाई, हमारे जो भी म्यूजिक सीख रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा गाइड करिए। तो इससे पहले मैं ये बोलूँगी कि नॉर्मल लोगों का होता है। ओके।
आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट। मेरा कोई कनेक्शन नहीं है किसी भी इंसान से। मुंबई में तो मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। म्यूज़िक में मेरी फैमिली में भी कोई नहीं है म्यूज़िक में। तो कई लोग तो ये भी सोच के जाते हैं ना कि अरे नहीं होता नॉर्मल हाँ। लोग का, आपको कांटेक्ट चाहिए, नहीं चाहिए, कि जब तक आपकी कोई जानकारी नहीं है वो हाँ आप नहीं कर हो सकते। सकता, ये सब गलत है। अच्छा। और टाइम लगेगा आपको, हाँ आपका कांटेक्ट नहीं है तो आपको समय बहुत लगेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका समय आएगा नहीं। तो मैंने 9 10 11 साल की एज से लगातार ऑडिशन दिए हैं, और जब मैं 17 साल की हुई हूँ तब मुझे पहली बार मैं आई हूँ टीवी पे। तो मैं कम से कम 7 से 8 साल कंटिन्यूस मैंने ऑडिशन दिए हैं मेरी मम्मी के साथ। बार बार रिजेक्ट। एक टाइम पे ना जो मुझे हमारे ड्राइवर थे वो छोड़ने आते, उन्होंने भी बोल दिया अरे आप कहाँ लेके जाते हो इसको, उसका सिलेक्शन तो होता नहीं है। मेरी मम्मी मुझे उसके अगले साल से मेट्रो से लेके जाने लगी कि कोई बोले नहीं, हाँ। मेरी बेटी को नहीं बोले कोई। तो होता है। और ऑडिशन का क्या प्रोसेस है मैं आपको बताती हूँ। तो जब आप जाने लगोगे ना, आप एक चेहरा फिर आपका याद रह जाता है। अच्छा, जो उनको लोग भी, ऑडिशंस लेते हैं। हाँ उनको रह कि ये तो हर साल आती है ना, वो होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका नहीं होगा, लोग याद रखते हैं। हाँ। आपका जब टाइम होगा तभी होगा। तो हमें भी वही जो डेट्स दी जाती है ना, तो ये डेट्स हर जगह सर्कुलेट होते हैं, टीवी पे भी आता है, जो लोग हाँ। टीवी देखते हैं, फोन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कंटिन्यूसली आते रहता है कि इस तारीख पे इस स्कूल में ऑडिशन है। आप जाओ, लाइन में लगना पड़ता है। मैं सुबह 7 बजे से लाइन में लग के रात के 9 बजे नंबर आया, मेरा भी ऐसा हाल हुआ है। पर एक समय जब आप जाने लगते हो ना, तब आपका ऐसे होने लगता है कि कुछ राउंड्स ऑलरेडी क्लियर हो जाते हैं फ़ोन के थ्रू ही। मतलब Okay. फ़ोन पे वो वीडियो मांगते हैं हाँ। आपका एक गाते हुए। हो सकता है आपके 2-3 लेवल उसी में क्लियर हो जाए, आप इतना अच्छा गाते हो, और आपको डायरेक्ट उधर जाना हो 4th लेवल में, जो लास्ट लेवल है। ऐसा भी होता है। तो मेरे ख्याल से प्रोसेस वही है, क्रू मेंबर्स से आप लोग बात करो, आप लोग अपना जो वीडियो भेजते हो उसी के थ्रू आपका सिलेक्शन हो। और कोई तरीका नहीं है, जो लोग सोचते हैं कि नहीं ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, ऐसा कोई तरीका, हमने भी वैसे ही किया है। हाँ। और वैसे ही सिलेक्शन होता है सबका। मतलब कोई अगर ज्यादा ये नहीं हो सकता कि आपकी जब तक जानकारी नहीं है तो ही आपको मौका झूठ मिलेगा, है, ऐसा एकदम नहीं है। झूठ है। और पैसे लेते हैं कई लोग, तो हाँ। ये बोलते हैं, ये तो एकदम झूठ है। मतलब नहीं, मेरे पास तो कोई पैसे थे भी नहीं देने को कुछ नहीं था ऐसा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे वैसे लेते हैं या कुछ ऐसा है। इट्स जस्ट नॉर्मल, बट आपको टाइम बहुत लगेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब बताओ, मतलब मम्मी मुझे मेट्रो से लेके जाने लगी, ऐसा हाल हो गया था, तो टाइम लगेगा, बट हो जाएगा। मतलब हो अगर जाएगा। ऑडिशंस आपको पता है कि हो रहे हैं तो जाना चाहिए, जाना चाहिए, है ना, क्योंकि जाओ देखने के लिए जाओ, हाँ। कैसा गा रहे हैं लोग, क्या गा रहे हैं लोग। कभी कभी बहुत सी पता चीजें चल दूसरे को जाती हैं। देखकर ही समझ आती हैं। तो एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है। आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे उसका तो आपको भी वो चीज क्लियर नहीं होगी, आप भी ऐसे रूमर्स में ही भटकते रहेंगे, मुझे लगता है। करेक्ट। और फिर आपको लाइफ में ना एक वो मिल जाता है कि आप इतने रिजेक्ट हो चुके हो, अब कोई करेगा ना तो आप एकदम दुख में नहीं जाओगे। हाँ, तो फर्क नहीं लोग पड़ेगा। आजकल झेल नहीं पाते। हाँ। तो बहुत छोटी चीज है ये, तो बहुत रिजेक्शन मिलेंगे लाइफ में, तो उससे आप एक वो हो जाते हो, अकस्टम हो जाते हो। हाँ। और आधे आपके अब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? मतलब हमें क्या कुछ आपके फैंस को सुनने के लिए मिलेगा, कुछ नया, उसके बारे में बताओ। तो आफ्टर आइडल मेरा एक और पहलू से मैं भी रूबरू हुई, दैट इज कंपोज करना एंड लिखना, जो मुझे नहीं लगा था कि मैं अभी कर पाऊंगी इसके लिए, क्योंकि वो खुद से आता है, आप कर नहीं सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो मैं अभी एक्चुअली उसी में लगी हूँ, मैं अपने गाने लिख रही हूँ, कंपोज कर रही हूँ, एंड होपफुली कुछ 2-3 महीनों में मैं उन्हें रिलीज़ करना शुरू करूँगी। तो आई एम वर्किंग ऑन माई ओरिजिनल्स, एंड आई फील क्योंकि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक सीन अभी बहुत अच्छा है, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जिस लेवल पे बढ़ रहा है ना ऊपर, आई फील इन द कमिंग टाइम इंडिपेंडेंट म्यूज़िक इज़ गोइंग टू रूल। क्योंकि फिल्मों में म्यूज़िक लोग इसी पे रह जाते हैं, प्लेबैक नहीं और मिल रहा, कवर सॉन्ग्स बना के। हाँ नहीं मिलेगा प्लेबैक, हाँ। आपको नहीं मिलेगा। चलो आप अपना इंडिपेंडेंटली कर लो ना, आपको रोका नहीं है किसी ने। अब आजकल इतने सारे आर्टिस्ट हैं जो इतना अच्छा गाते हैं, उनको नहीं देता कोई प्लेबैक, हाँ। नहीं देता है, पॉलिटिक्स तो है। तो आप अपना इंडिपेंडेंट, लेकिन उन्होंने अपना भी नाम बनाया हुआ है, क्योंकि अपना नाम प्लेटफॉर्म बनाया ऐसे हैं, उन्होंने। सोशल मीडिया के जरिए आप कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता इजी, है। बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैं इतने लोगों को देखा है जो 0 से 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए लोगों के, सिर्फ गा गा के पोस्ट करने से। बिल्कुल। तो इट्स वेरी इजी, एंड इजी तो नहीं कहूँगी मैं,
मतलब अगर आप मेहनत से करो ना तो हो जाएगा। सो आद्या, लास्ट में अब आप हमारे दर्शकों को क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो आपको लगता है कि आपके जरिए वो लोगों तक जाना चाहिए? मतलब मैं ये मैसेज दूंगी कि आप अच्छे इंसान रहो, अपने वैल्यूज़ कभी भूलो मत, और अपनी फील्ड, आपके जो गोल्स हैं वो याद रख के उन पे बहुत मेहनत करते रहो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओके, सो लास्ट में अब आद्या ने हमें बहुत ही अच्छा मैसेज भी दिया हमारे लिसनर्स को, हमारे दर्शकों को जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सो अब लास्ट में आद्या, मैं चाहूँगी कि जिस सॉन्ग की वजह से आपसे हम लोग रूबरू हुए, कनेक्ट हुए, जो आपका वो पहला ऑडिशन का गाना था, आप एक बार वो ज़रूर गा के जाएं आज, क्योंकि हमारे ऑडियंस को भी पता होना चाहिए कि आद्या मिश्रा का वो वाला सॉन्ग फिर से सब वो आपकी यूट्यूब पर वीडियो भी सर्च करेंगे, देखेंगे। तो एक बार आप ज़रूर वो गुनगुनाइए। तो मैं थोड़ा सा नमक इश्का गुनगुनाऊंगी, ठीक है? मैं चांद निकल गई, हो जी मैं चांद निकल गई दैया रे, भीतर भीतर आग जरे, बात करूं तो सेक लगे, आज भीतर भीतर आग जरे, बात करूं तो सेक लगे, हाँ मैं चांद निकल गई दैया रे, अंग पे ऐसे छाल पड़े, तेज था छौका का करूं, सी सी करती मैं मरूं, जब आप पे लागा जी रे, जब आप पे लागा रे, नमक इश्क का है तेरे इश्क का। वाओ, बहुत ही अमेजिंग, वेरी नाइस आद्या। मतलब ऐसे लग रहा है ओरिजिनल से भी ज्यादा प्यारा आपने गाया है, अमेजिंग। सो बहुत सी बातें करने के बाद अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, और आज की जो हमारी गेस्ट हैं आद्या मिश्रा, उन्होंने बहुत ही सुंदर टिप्स दी हमें, हमारे लिसनर्स को, हमारे दर्शकों को, और इंडियन आइडल का जो अपनी जर्नी हमारे साथ साझा किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आद्या। और हम आपको विशेस देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे कि आप ऐसे ही खूब अपना, अपने परिवार का, हमारे शहर का नाम रोशन करिए। तो बहुत बहुत हम सब की तरफ से आपको बधाई, और हम चाहेंगे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी बहुत और अच्छे आए, आपके फैंस को हम लोगों को सुनने के लिए मिले। तो जी हाँ दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी मेरे इसी शो क्रिएटिव मंच में। तब तक के लिए मुझे यानी गौरी मल्होत्रा को दीजिए इजाज़त, और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।